सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज एक बार फिर मुझे सौभाग्य मिला है आपसे इंटरेक्शन का। और जब जब आपसे इंटरेक्शन होता है तब तब बहुत ज्ञान बढ़ता है और शायद हम उसे अगले 6 महीने तक अपने लाइव्स में, अपनी बातों में हर जगह इस्तेमाल करते हैं। आज फिर शुरुआत करेंगे एक बार जोरदार तालियां द गेम चेंजर के साथ। एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बहुत बड़े फैसले और बदलाव आपको देश में देखने को मिलते हैं, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज और योगदान नितिन गडकरी जी की तरफ से है। और हम अक्सर, जैसा सर ने संबोधित किया, द हाईवे मैन, जाहिर तौर पे सड़क और परिवहन के अलावा भी, जब मैं क्योंकि बीजेपी बीट लंबे समय से कवर कर रही हूं, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की जो ईंटें हैं वो नितिन गडकरी जी को, जो संगठन है, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, वो गडकरी जी के योगदान को याद करते हैं। और शायद आपको आज भी कई लोग अध्यक्ष जी कहकर ही पुकारते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। तो सर, अक्सर एक सबसे पहले कोट है जो हम अक्सर पढ़ा करते थे। 2014 में जब पहली बार सड़क परिवहन मंत्रालय में मैं आई थी, जब आप चार्ज ले रहे थे, तो आपने कहा कि अमेरिका इसलिए धनवान नहीं क्योंकि सड़कें अच्छी हैं, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका इज रिच। और आप अगले 2 साल में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाने वाले हैं जहां पर इस तरह का अमेरिका जैसी स्थिति सड़कों की होने वाली है। तो आप भविष्य के भारत को कैसे देखते हैं और आपका रोड मैप और आगे क्या है? जॉन एफ कैनेडी जी का जी, वो बहुत ऐतिहासिक स्टेटमेंट था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, जी, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। जी, जी, अगर आपको दिल्ली में देखना होगा तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, जहां जंगल था, अनेक बिल्डर डेवलपर एनसीएलटी में चले गए थे, आज वो 50-50 हजार करोड़ के मालिक बने हैं और पूरी स्मार्ट दिल्ली वहां तैयार हुई। करीब 10 लाख लोग वहां रह रहे हैं और मुझे लगता है कि देश की सबसे अच्छी टाउनशिप हुई। इसका कारण द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना। बिल्कुल सर। तो रोड से बाकी भी डेवलपमेंट होती है। और जैसे हम लोग अभी जितने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बौद्ध सर्किट, राम जानकी वमन, ये सब जितने हुए हैं, ऐसे करीब 40 एक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 1.5 से 2 लाख करोड़ खर्चा करके हमने हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसको जोड़ दिया है। इसके साथ साथ पोर्ट को जोड़ दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि हमारे देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है और विश्वगुरु बनना है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना होगा। जी। और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 से 16% है और चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है। हमने ये तय किया था कि इस साल दिसंबर के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट हम सिंगल डिजिट यानी 9% पर लाएंगे। तो ये जो 7% का फर्क पड़ेगा, इससे हम इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। और जिसके कारण हम सब पोर्ट को 4 लेन से जोड़ रहे हैं, हाईवे अच्छे बना रहे हैं। जैसे दिल्ली से जयपुर, अब हमारा बीच वाला रोड का भी इनॉग्रेशन करेंगे, 2 घंटे में होगा। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। जैसे चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा, अभी 7 घंटे लगते हैं। तो ये पूरे देश में ऐसे हम कम से कम बड़े प्रमाण पर जो एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल बना रहे हैं, उसके कारण समय बचेगा और फ्यूल बचेगी। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है कि समय के साथ हम फ्यूल में भी रिवोल्यूशनरी चेंज कर रहे हैं। हम देश में 22 लाख करोड़ रुपए की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इसके बजाय अब इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, ये इंडिजिनस फ्यूल आएगी। और ये 22 लाख करोड़ में हमारे जो किसान हैं वो केवल अन्नदाता है
वो ऊर्जा दाता बनेंगे, ईंधन दाता बनेंगे, हवाई ईंधन दाता बनेंगे, बिटुमिन दाता बनेंगे। और वो अब मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि वो हाइड्रोजन दाता बनेंगे। तो गांव की प्रगति होगी, विकास होगा। तो ये दोनों के कारण नए रोजगार निर्माण होंगे और हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वो हमारे लिए प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो पूरा होगा। कितनी खूबसूरत बात है कि हम जब से देश आजाद हुआ है हम अन्नदाता और एग्रीकल्चर कंट्री हैं। और सर ने अभी बताया कि जो हमारे घर में अनाज आता है उसके अलावा ऊर्जा दाता किसान बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सब इस बात से वो महसूस करते हैं पराली को लेकर। आपने पराली का भी आज जो दाम है वो बढ़ता जा रहा है और किसानों को पराली के भी पैसे मिलेंगे। सर उस पर समझना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि ऊर्जा दाता। देखिए, पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन पराली होती है जी, और किसान उसको जला देते हैं। और दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसको पराली को जिम्मेदार मानते हैं। जी। अभी इसमें से 20 लाख टन पराली, इसका कन्वर्शन पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक प्लांट डाला है जिसमें 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार हो रही, हवाई जहाज उड़ेंगे। और इसमें अच्छी बात ये हुई कि 400 प्रोजेक्ट जो पराली से बायो सीएनजी तैयार कर रहे हैं उसमें से 90 चालू हो गए हैं। और सीएनजी तो उसको भी मैं बजाज कंपनी की सीएनजी मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की। तो पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा 1 किलोमीटर का 2 रुपये 40 पैसे आता है और सीएनजी मोटरसाइकिल का खर्चा 1 रुपया आता है। तो आने वाले समय में हमारी कार, ट्रक, बसेस ये किसानों ने तैयार किए हुए सीएनजी पे कन्वर्ट होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब पराली से सीएनजी तैयार होता है बायोडाइजेस्टर में, तो उसमें से बाय प्रोडक्ट लिग्नेंट निकलता है। और ये 35% लिग्नेंट जो है ये पेट्रोलियम बिटुमेन में डालकर उसमें यूज रबर टायर जो वेस्ट है उसकी पाउडर और प्लास्टिक 7% डालकर और 15% तक वो इसका बिटुमिन बहुत अच्छा बनता है। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में अभी नागपुर से जबलपुर रोड पर हमने 1 किलोमीटर रोड इसका बनाया और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई किया कि ये रोड पेट्रोलियम बिटुमिन से 50% ज्यादा अच्छा है। तो अब ये किसान बिटुमिन भी बनाएंगे, जैसे बगास है, यूपी में शुगर फैक्ट्रीज है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इससे सीएनजी भी बनेगा, इससे बायो बिटुमिन भी बनेगा। और हमारे यहाँ देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें 95 लाख टन ऑफ बिटुमिन लगता है। इंडियन रिफाइनरी की कैपेसिटी केवल 50 लाख टन है और 50 लाख टन हमारा इंपोर्ट होता है। अगर किसान बिटुमिन करेगा तो पैसे तो उनको मिलेंगे ही, पर इसके कारण करीब 15 लाख टन हमारा इंपोर्ट बचेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही, जो पराली दिल्ली वालों के लिए समस्या बन रही थी उसका भाव 2 से 2,500 हजार रुपए टन हुआ। और आने वाले 3-4 साल में पराली जलेगी नहीं, पराली लोग बेचेंगे, किसानों को फायदा होगा और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। सर मेरा अगला सवाल यही था कि वो दिन कब आएगा जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बीच में सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ेगा और पोल्यूशन को लेकर आम जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा? उसमें कितना और समय है सर? देखिए, प्रदूषण इसका अध्ययन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे आदेश दिया था कि आप इसके ऊपर उनको कुछ रिपोर्ट सबमिट करो, तो मैंने किताब तैयार की हुई है। पहली बात तो ऐसा है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्याएं क्या क्या है। जैसे मैंने आपको पहली बार कहा कि पराली का जलना मुझे लगता है मैक्सिमम 3 साल के अंदर बंद हो जाएगा, तो पराली जलने से प्रदूषण नहीं होगा। दूसरी समस्या जो है दिल्ली की, जिसमें दिल्ली एनसीआर में हम 1 लाख करोड़ रुपए के रोड बना रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि पानीपत से आप दिल्ली एयरपोर्ट आना है तो आपको 3 घंटे लगते हैं। अभी हमने UR2 बना दिया है, उसका 15-20 दिन में प्रधानमंत्री की तारीख मिलने के बाद उद्घाटन होगा। वो UR2 से हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के वहां हमने आर्टिफिशियल टनल बनी है, यानी ऊपर वे रोड है और ये जो हॉल दिख रहा है ऐसे नीचे में एक करीब 16 लेन का अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल टनल बनाई है। डायरेक्ट आप
T2 पे जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस 3 घंटा लगता था, तो पानीपत से आधे घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। तो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से जो लोग जाएंगे वो इतना दिल्ली घूम कर नहीं आएंगे, तो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। तो एक प्रकार से ऐसे दिल्ली में हम लोग 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अभी दिल्ली के सांसदों ने मेरे से मांग की, तो हम फिर से एक बार दिल्ली का अध्ययन कर रहे हैं कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और क्या कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो बिल्डिंग बन रही है उसके लिए सैंड होगी, पत्थर होगा, सीमेंट होगा, ये ट्रक में डाल के लाते हैं। अभी हमने ऑर्डर निकाला है, अवस्थी जी भी बैठे, उनको भी कहूंगा यूपी में भी ये करो। हमने कहा कि अब इसके बाद रोड पर सब मैंडेटरी प्रीकास्ट होगा, रोड फैक्ट्री में बनेगा। केवल अभी जो रोड का बीच वाला जो कंक्रीटिंग है उतना अभी रेडीमिक्स कंक्रीट आता है, बाकी सब। और मुझे ध्यान में आया कि रोड के बीच में जो बैरियर होते हैं वो लोग उसके ऊपर कूद के आगे जाते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हैं। सर। तो मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा कि तुम याद रखो कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स है। तो एक बार अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसको 3 फीट हाइट बढ़ाएंगे और उसके दोनों बाजू में बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रख के दूसरे बाजू में बीच में काली माटी डालेंगे और उसमें अच्छे प्लांट लगाएंगे। अब कोई कूदना भी चाहता है तो जाएगा नहीं। फिर जो नालियां है, मैंने एक बार पूछा हमारे इंजीनियर्स को कि तुम मुझे ऐसी नाली देश में बताओ कि जिसमें पानी बह रहा है ड्रेनेज का। वो बोलते ये कारपोरेशन का काम है। मैं बोला तुम झूठ मत बोलो, तुमने बनाई नाली, यहाँ पानी नहीं है, सब तुमने ग्रेडियंट नहीं देके खराब काम किया है। तो अब हमने प्री कास्ट की नाली मैंडेटरी कर दी, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। फिर अंडरपास और फिर ब्रिज बनाते समय हमने अभी मलेशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई और मुझे खुशी, हमने हजारों करोड़ बचाया। अभी तमिलनाडु में मेट्रो बन रही है चेन्नई में, उसका 70-75 हजार करोड़ का कैबिनेट नोट आई थी। तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने अनुरोध किया कि हमने हमारे डिपार्टमेंट में एक चेंज किया है। चेंज क्या किया कि मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, सिंगापुर में वो यूज की जाती है और डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर हमारे देश में मैक्सिमम 30 मीटर होता है, चाहे मेट्रो बने चाहे हमारे ब्रिज बने। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दोनों बीच में जो पियर बन रहे वो अब 120 मीटर होगा और बीच के 3 कैंसल हो जाएंगे और ऊपर का जो बीम है वो स्टील में नहीं, स्टील फाइबर में कास्ट होगा। और ये स्टील फाइबर का जो कास्ट है वो इन्फोर्समेंट कंक्रीट जो है उसके कारण हमारा 20,000 करोड़ बचेगा। अब ऐसे अनेक जगह पर अभी हमने एक माजोली ब्रिज है, पहले यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया था, फिर अभी हम नया एजेंसी को दिया है। तो मैं जब उसकी घोषणा की थी तो मुझे कहा गया 6,000 करोड़। बाद में हमने ये टेक्नोलॉजी लाई तो उसकी कॉस्ट आई यूपी ब्रिज ने 670 करोड़ और अभी हम इस टेक्नोलॉजी से करेंगे तो 800,000 करोड़ में हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम मैक्सिमम कर रहे हैं, तो ये प्री कास्ट के कारण भी पोल्यूशन बहुत कम होगा। सर, ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में घर पे चालान आता है सर, ये कैमरे के चक्कर में कभी ऐसा हुआ कि आपके भी चालान आया हो? ये कैमरा लगाने के बाद जो चालान आ जाते हैं मुझे आया ना, आपके पास आया? हाँ, वो क्या हुआ है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट है ये स्टेट और सेंट्रल, यानी ये हमारे यहाँ सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में है तो मैं मुंबई में वर्ली में रहता हूँ। अच्छा। और वो सीलिंग मैंने ही बनाया वर्ली बांद्रा, और वहाँ पहले 60 इसकी किलो पर वो 60 किलोमीटर की रेंज रखी थी। और मैं नहीं था, आजकल मुंबई में रहता नहीं हूँ, तो मेरे नाम पे जो गाड़ी है वो ज्यादा स्पीड से चली गई तो मुझे भी चालान आया। और सर भरा आपने वो चालान? हाँ भरा। बिल्कुल। कितने का था सर? वो 1,000 रुपए भरने पड़े। सर, आप हाइड्रोजन गाड़ी आपके पास है, इथेनॉल से आज आप आए हैं,
हाइड्रोजन ट्रक अभी आपने हाल ही में लॉन्च किया है। चाइना ने 30 घंटे हाइड्रोजन ड्रोन तक चला दिया। तो इस हाइड्रोजन के इस पूरे मसले में हम काफी आगे भारत को और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तो ये पूरा प्लान क्या है? मुझे लगता है सूत्रों के हवाले से इस पे कुछ एक बड़ा फैसला आप पैसे भी लेने वाले मैं हैं। आपको एक काम करता हूँ कि मेरी हाइड्रोजन की गाड़ी अब जाते समय बुला लेता हूँ यहाँ। जी, आप जी, देखने के लिए मिल हाँ, जाएगी। बिल्कुल सर। देखिए, हाइड्रोजन जो है हम भी ड्रोन चला सकते हैं। अच्छा, अभी हमने 7 प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट करके मंजूर किए, जिसमें टाटा है, लेलैंड है। हमने ये पायलट प्रोजेक्ट में टाटा ने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर ट्रक तैयार किया और एक आईसी इंजन जो डीजल और पेट्रोल का है उसमें हाइड्रोजन डाल के चलने वाला ट्रक, दोनों को मैंने अभी यहाँ दिल्ली में महीने भर पहले लॉन्च किया। हाइड्रोजन ये भविष्य है और मेरी जो गाड़ी है उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है और मिराई मीन्स भविष्य, फ्यूचर। जी, तो हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। पहला हाइड्रोजन जो है, जो पेट्रोलियम से तैयार होता है, वह है ब्राउन हाइड्रोजन। जो कोयले से मीथेन बनाकर बनता है ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से और कचरे से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, तो जो इलेक्ट्रोलाइजर हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा देश पहला है, पर उसको 50 यूनिट बिजली लगती है। तो 150 रुपए की तो बिजली लगेगी तो 400 रुपए किलो जाएगा। तो मेरा सपना है कि हाइड्रोजन $1 पर केजी होगा। वंडरफुल। और इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हमारे पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कचरा फुकट में अवेलेबल है। अभी मैंने गाजीपुर टेकड़ी के और देश में अनेक जगह पर हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। 7 मीटर हाइट कम हुई इसकी। कम हुई है, बिल्कुल। तो उसको सेग्रीगेट करके उसमें प्लास्टिक, ग्लास और एल्यूमिनियम मेटल का रिसाइकलिंग होगा, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकलेगा और मीथेन से हाइड्रोजन तैयार होगा। और इसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है, उनका बगास है, फिर राइस स्ट्रॉ है, फिर सोयाबीन का कुटार है, कॉटन स्ट्रॉ है, ये जला देते हैं। इसको भी हम हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है। मुझे 11 डीलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, उसमें से 6 एग्रीकल्चर की है। तो मैं वाटर कंजर्वेशन और ऑर्गेनिक फार्म में काफी काम करता हूँ। तो अभी मैं पीछे लगा हूं कि एनर्जी क्रॉप्स किसान लगाए, और एनर्जी क्रॉप्स में जैसे स्वीट सोरगम है कि गन्ने के 5 फीट डिस्टेंस के बीच में स्वीट सोरगम लगाया तो 100 दिन में वो खड़ा होता है, उससे इथेनॉल बनेगा। तो उसी प्रकार से एनर्जी क्रॉप्स में अब देश में काम हो रहा है, और एनर्जी क्रॉप से इथेनॉल भी बनेगा, और जो उसका बायोमास निकलेगा उससे हाइड्रोजन भी तैयार होगा। किसान अपने यहाँ खेत में हाइड्रोजन तैयार करेगा और सामने वाले रोड के बाजू में हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन लगाएगा, और ट्रक और बसेस हाइड्रोजन पे चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी, स्कूटर चलेगी, और आगे भविष्य में हाइड्रोजन ये इतना इम्पोर्टेंट फ्यूल है कि आज हमारा देश 22 लाख करोड़ की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहा है, पर निश्चित रूप से आने वाले समय में हम फॉसिल फ्यूल को, एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो हिंदुस्तान एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सर, जैसे आपने किसानों को सशक्त किया है, क्या हम सरहद पे सेना को भी हाइड्रोजन के माध्यम से सशक्त कर सकते हैं? जैसे चाइना के ड्रोन का जिक्र है, वैसे हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से। देखिए, फ्यूल होता है जी, जैसे इथेनॉल पर ड्रोन भी चल सकते हैं। मैं मेरे खेती में पूरा ड्रोन से स्प्रेइंग करता हूँ, नैनो यूरिया और नैनो मिश्रगत का। तो हाइड्रोजन जब अवेलेबल होगा तो 2 अभी प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, इसके कॉस्ट ज्यादा है। जी, तो मैंने बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी के जो साइंटिफिक एडवाइजर है उनके साथ सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके हम इसमें काम कर रहे हैं। मैं आपके मार्फत देश के स्टार्टअप में जो काम करने वाले इंजीनियर से उनको आह्वान करूंगा कि आप अभी ये हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट और फिलिंग स्टेशन पर काम करिए। ये भविष्य है। फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक विजन विद द प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। और मैं बहुत बार कहता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। अप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट अगर सही मुद्दों पर होगी तो देश बहुत आगे जाएगा।
आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, दोनों जो आम जनता से जुड़ी है। पहला कि खुद आप ही अप्रैल में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जा रहे हैं। जिनको भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, अब चाइना और नेपाल से होते हुए या उससे संबंधित नहीं होगा, आप डायरेक्ट है। सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे, और आप जो प्लान कर रहे हैं जाने का, वो कैसे सर? अभी मानस सरोवर जाने के लिए दो मार्ग है। जी एक तो नेपाल से जाता है, पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जी हम मानस सरोवर तक रोड बना रहे हैं। मानस सरोवर तक तो चाइना का कुछ पार्ट है, कुछ नेपाल का बाजू से जा रहा है। तो ये जो रोड बनाना बहुत कठिन है, वहाँ -4 डिग्री -6 डिग्री टेम्परेचर है, और बीच में हमने कुछ ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मशीन्स लाकर हेलीकॉप्टर में वो डिवाइड करके उठाकर वहाँ लेकर गए। वो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहा है। अभी 85 to 90% काम हो गया है, आखिरी का 10% काम है। कठिनाइयाँ बहुत है, वहाँ काम करना बहुत कठिन है। बीआरओ कर रही है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल में अगले आने वाले अगले 2026 वो पूरा होगा। अरे वाह। और मुझे खुद जाना है, क्योंकि मेरी पत्नी नेपाल से जाने वाली थी, तो मैंने उसको कहा कि अभी रुको, हम हिंदुस्तान से जाएंगे। ये कहते कि मुझे 1.5 साल हो गया, पर इस साल अप्रैल के अंदर हमारे भारतीय लोग मानस सरोवर में पिथौरागढ़ से जाएंगे। ये निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए, लेकिन उसको थोड़ा घुमा के समझते हैं। सर, सड़कें तो और बन एक जा दूसरी खबर अच्छी है कि हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जी चारों तो रोड 12,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं। 90% काम हो गया, पर केदारनाथ में जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो केदारनाथ में हम रोपवे बना रहे हैं, वंडरफुल। उसका टेंडर भी हो गया है, और 5,000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर उसको खड़ा करने के लिए लगाएगा, और हर साल रॉयल्टी करके 800 करोड़ रुपए हमको देगा। ऐसा रोपवे का भी वहाँ काम हो रहा है। तो 360 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे हम बना रहे हैं, तो इसके कारण भी टूरिज्म बढ़ेगा। बिल्कुल सर। सर, सड़कें तो बन रही हैं, जबरदस्त बन रही हैं, लेकिन आज भी एक इंडियन थॉट प्रोसेस यही है कि हम इतना टोल क्यों दें। तो अब उस टोल को लेकर कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय में चल रहा है सर, और आप कुछ राहत, बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, वो समझना चाहेंगे सर। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं जी कि हम ऐसा निर्णय करेंगे कि जिससे किसी को तकरार नहीं रहेगी, और जल्द से जल्द वो निर्णय करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज सर, अगर आप घोषणा कर देंगे, उसको थोड़ा हिंट दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी घोषणा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि सब अप्रूवल लेने के बाद ही तो घोषणा। कम होगा सर, या बंद हो जाएगा? कभी भी हो सकता है। सर, एक हमारे डिपार्टमेंट ने फाइनल कर दिया, जी। बाकी लोगों का अप्रूवल मिलने के मतलब हम ये मान लें कि टोल में राहत मिलती नजर आ रही है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लोगों को टोल के बारे में तकरार नहीं रहेगी। अरे, wonderful। अच्छा, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, टोल के कहीं टोल नाके नहीं होंगे, स्कैनर और फोटो अपने कैमरे लगे हुए रहेंगे, आपके नंबर प्लेट और फास्ट ट्रैक दोनों रहेगा। आपको जितना डिस्टेंस जाएंगे उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा, और उसमें भी हम लोगों की तकरार नहीं रहेगी। ऐसा कुछ सोल्यूशन निकाल। सर, मेरे जैसे कई लोग ईवी की गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, लेकिन दो चीजें हैं। एक ये कि हमें ये लगता है कि मुझे मुंबई जाना है या थोड़ी दूर तक जाना है, तो फिलिंग स्टेशंस की क्या स्थितियां हैं। दूसरी बात है सर, अब ये भी लगता है कि टेस्ला आने वाली है, तो क्या टेस्ला खरीदें? फिर भारतीय कंपनी, एक साइक है कि हमें बाहर की कंपनी लेंगे तो ज्यादा शो ऑफ कर सकेंगे। तो सर, इन दोनों चीजों को समझना चाहेंगे कि क्या पहली करना बात तो ऐसी है कि पहली बार आप एक समझ लीजिए कि 2014 में जब मैं मंत्री बना, जी तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का साइज 7 लाख करोड़ था। बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए 14 लाख करोड़ का हुआ, और आज हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 22 लाख करोड़ का है। देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी के द्वारा राज्य और भारत सरकार को देने वाली इंडस्ट्री है। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दे चुकी है, और एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन। हमारी 2 व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा 50% एक्सपोर्ट होता है। अब हमारी गाड़ियां इस बार हुंडई और मारुति, इनकी गाड़ियां सुजुकी, सब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है। तो अब हमारी इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ की जो हुई है, तो हम जो 7वें नंबर पे थे, हमने जापान को पीछे डालकर अब हम वर्ल्ड में 3रे नंबर पर है। अमेरिका का साइज है 78 लाख करोड़, चाइना का साइज है 49 लाख करोड़, और भारत का साइज है 22 लाख करोड़। तो मैं आपके सवाल में बहुत विश्वास के साथ जवाब देना चाहता हूं।
कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्ल्ड में कोई कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, उनके बराबरी के टक्कर में अच्छे और सस्ते हैं और दुनिया उसको खरीदी करेगी। और मेरा विश्वास है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 5 साल के अंदर वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचेगी, ये मेरा विश्वास है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात शुरू की थी तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, आज वो $100 पर आई है। और हमारे यहाँ भी लिथियम आयन का स्टॉक भी कश्मीर में मिला है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हुई है। इसके साथ हमने काफ़ी जो स्कीम्स निकाली है उसके कारण बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ आ रही है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अब हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ गई। अब इलेक्ट्रिक मशीनरी भी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी आ रही। और आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल को छोड़कर हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक भी पॉपुलर होगा। और इलेक्ट्रिक और इस सब के पीछे हमारी सरकार की नीति है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अकेले में गाड़ी में आपसे अपने आप बातें करती हूँ। कई बार धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं जयपुर अक्सर मेरा जाना होता है तो मैं एक्सप्रेस वे से जाती हूँ। कई बार गिले शिकवे होते हैं क्योंकि मैं हर दिन 45 मिनट अटकती हूँ उस पे गुड़गांव से दिल्ली के रास्ते में। तो सर, इसका कोई समाधान प्लीज आज बताइए सर, और ऐसा कुछ करिए सर कि टनल बन जाए लुटियन जोन से गुड़गांव तक। सर, ये मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है सर। क्या करेंगे सर, लंबे समय से ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। आपका कहना प्रॉब्लम तो सही है जी मैं एक शादी में, अभी तो हमने टनल बनाया ना, वो जो रोड है बीच वाला, जी तो एयरपोर्ट को पीछे से लगकर, वो कौन सी मूर्ति है, वो शिव मूर्ति की तरफ जाता वही है सर ट्रैफिक का इशू। ना, वहां नहीं है, वहां तो टनल नीचे बन गया। अभी वो तो 24 लेन बन गई वहां जी। और एक पिलर पर 4 लेन बनी। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आधा खुला है, आधा अभी खुल जाएगा 1 महीने में। पर इतनी संख्या वाहनों की बढ़ रही है जी। कि ये जो धौला कुआं से वहां तक है, महिपालपुर से, महिपालपुर, ये सब जगह बहुत प्रॉब्लम। आपकी समस्या सही है। अब इसमें मैं घोषणा तो नहीं करूंगा, पर इसका अध्ययन चल रहा है। पहला तो हमने अभी इंटरेस्ट किसमें, किनको इनको बुलाया, हवा में चलने वाला एक डबल डेकर पॉन्ड सिस्टम दिल्ली से अपने ये धौला कुआं से मानेसर तक चलाने का प्लान है। दूसरा, एग्जिस्टिंग पूरे ब्रिजेस को तोड़कर ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा खुलने के बाद फिर कितना ट्रैफिक रहता है उसका अध्ययन करके फिर हम तय करेंगे कि एक ऐसा सोल्यूशन, ऐसा सुझाव आया है कि मुझे थोड़ा दिल्ली कम मालूम है, इसलिए पार्लियामेंट से हम निकलते हैं। हाँ। तो वो स्पोर्ट्स के स्टेडियम वगैरह है ना, राष्ट्रपति भवन के बैक साइड में, जहाँ से अब 11 मूर्ति आते हैं, 11 मूर्ति, तो उधर से एक टनल बनाकर डायरेक्ट हम लोग गुड़गांव तक चले जाए। और गुड़गांव से फिर कुछ जगह एलिवेटेड, वो अभी जैसे हमने चेन्नई में बना रहे, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी नागपुर में भी हमने ऐसा बनाया, नीचे में रोड, में उसके ऊपर दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता रेलवे लाइन, फिर उसके ऊपर में मेट्रो और उसके ऊपर में रोड। ऐसा स्पेन में सर सुना है इस तरह की चीजें? नहीं, स्पेन में तो अलग है। स्पेन में ऐसा है कि जैसे ये इंडिया गेट है, या अनेक जगह पर रोड के अंदर, जमीन के अंदर 6-6 हजार, 5-5 हजार गाड़ियों का पार्किंग है। जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो सही है, पर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं एकदम कुछ घोषणा करूंगा नहीं। पर जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली एनसीआर में हम 1 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं और सभी एमपी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे मांग की, उनकी मीटिंग बुला रहे हैं। सबके सुझाव भी लेंगे और तब तक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा ओपन होगा, तब कितना रिलीफ मिलता है वो अध्ययन करके। ट्रैफिक का जैसे अहमदाबाद है, जयपुर है, छोटे शहरों में भी अब ट्रैफिक बहुत क्योटिक हो गया है, या तो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, तो इन सब स्थितियों का ऐसा है, मैं मजाक में कहता हूँ जी कि भारतीयों के पास एक्सपर्टाइज है जी कि पॉपुलेशन कैसी बढ़ाना और ऑटोमोबाइल नंबर कैसे बढ़ाना, वो बियॉन्ड कंट्रोल है। बियॉन्ड कंट्रोल, बिल्कुल सर। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई 2 व्हीलर अब खरीदने जा रहा है तो उसको हेलमेट खरीदने की अब चिंता नहीं। शायद सरकार बहुत अच्छी क्वालिटी का हेलमेट, वो भी 2 हेलमेट देने जा रही है। सर, ऐसा कुछ फैसला आपने लिया? अभी हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि जो 2 व्हीलर खरीदी करेगा वो कंपनी उसको ISI के अच्छे स्टैंडर्ड के 2 हेलमेट उसी गाड़ी के साथ देंगे ताकि लोग हेलमेट पहने। और
आपको तो मालूम है कि रोड सेफ्टी में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, फिर भी जिस प्रमाण में चाहे हमको सफलता नहीं मिली। अभी कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी मीटिंग है और केवल स्कूल के सामने 10,000 बच्चे एक्सीडेंट में मर जाते हैं। 1,80,000 मौतें रोड एक्सीडेंट में होती है। हम रोड सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं, ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव कर रहे हैं और हमने एक राहवीर करके योजना भी तैयार की है, जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसको लेके अस्पताल कोई लेके जाता है और उसकी जान बचाता है तो उसको हम 25,000 रुपये का अवार्ड दे रहे हैं। और जो दवाखाने में एडमिट होगा उसको मैक्सिमम 7 दिन का खर्चा या 1.5 लाख रुपए हम देंगे और उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके मार्फत सबको आह्वान करता हूं कि एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत आप लोग उसको उस व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करने के काम में अगर इनिशिएटिव लेंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। जरूर इसके लिए सहयोग करें। सर, अब तक मैंने जो भी आपसे बात करी उससे वो भविष्य का भारत, वो सपनों वाला भारत दिखता है, जहां पर पोल्यूशन नहीं होगा, सड़कें बड़ी होंगी, सड़कें होंगी तो विकास होगा, विकास होगी तो नौकरियां होंगी, किसान सशक्त होगा। इतने खूबसूरत भारत के बीच में एक चीज और है सर, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं जाति से बियॉन्ड, आप अपने क्षेत्र में भी जाते हैं तो जाति पर चुनाव नहीं करते, ना वोट मांगते हैं। वो भारत कब आएगा जब इतने अच्छी डेवलपमेंट के साथ साथ हम धर्म और जाति पर बात करना बंद कर दें? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हमने कभी महात्मा गांधी जी की जात नहीं पूछी, हमने कभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जात नहीं पूछी, शिवाजी महाराज की जात नहीं पूछी। आदमी का बड़प्पन उसकी गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते किसका है, जहां हमको अच्छा लगता है वही जाते हैं। बिल्कुल सर। तो धीरे धीरे समाज में हमें ये कहना पड़ेगा कि व्यक्तिगत आचरण में, मैं भी राजनीति में हूं, मैं भी पार्लियामेंट लड़ता हूं चुनाव, मैं भी 3 बार जीत के आता हूं। मैंने कहा लोगों को कि मैं नहीं करूंगा ये, आप मालिक हैं, आप मुझे वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए, पर मैं ये नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों ने, अगर सबने तय किया, और विशेष रूप से तरुण जो पीढ़ी है हमारी, जवान लोग हैं, वो तय करेंगे कि हम ये नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है समाज में बदल होगा। ये एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हुई है और आने वाली नई पीढ़ी निश्चित रूप से इस दिशा में जाएगी और ये परिस्थिति बदलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, हम अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, उनकी विचारधारा पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सेलिब्रेट भी करते हैं हर साल, लेकिन क्यों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई एक नहीं, क्यों हम ये बात करते हैं कि बिहार में 22% एससी वोट है, किसके खेमे में जाएगा? महाराष्ट्र में एससी वोट बीजेपी के साथ आया, इससे बीजेपी जीती। आने वाले समय में ये एससी वोट बैंक बड़ा वोट बैंक होगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो। अंततः हम वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं। ये जात पर एनालिसिस कौन करते हैं? सर, पॉलिटिशियंस। नहीं, तुम टीवी पर बैठ के रोज वहां बता दे हो। तुम क्यों करते हो ऐसा? तुम याद नहीं होता जिसको जा जाके टोस्ट के बताते हो। देखो, लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है जी। उसमें लेजिस्लेटिव विंग है, जुडिशियरी है, मीडिया है और एग्जीक्यूटिव विंग है। तुम ये फालतू बातों को महत्व क्यों देते हो? तुम इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, अच्छी बातों को भी प्रोत्साहन करो। देखो, सेक्स और वायलेंस की पिक्चर चलती है, ये सच नहीं है। जिस पिक्चर में सेक्स और वायलेंस नहीं है, पिक्चर अच्छा है, वो भी बहुत चलता है। तुम क्वालिटी दो, सब लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे राजनीति के करके मेरी जिम्मेदारी है, वैसे आप दिन भर 2 लोगों को खड़ा करते हो, आग लगा देते हो और रोज दोनों को भड़काने का काम रात को चलता है। ये क्यों करते हो? देखो, आप परिवर्तन चाहते हो तो हमारे तरफ की उंगली मत दिखाइए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जी जी, मैं मीडिया को कह रहा हूं। आप भी जिम्मेदारी से आपका व्यवहार करिए और हर व्यक्ति जब जिम्मेदारी से करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सर, हमारे साथ दिक्कत है, पक्ष भी कहता है तुम और सत्ता भी कहती है कि तुम्हारी गलती है। हर बार मीडिया नहीं, अब तो तुम टीवी रात को खोलो ना, ऐसे झगड़े करते जैसे कोई पहलवान तो कुश्ती में मारपीट कर रहा है, ऐसे ये लोकतंत्र है क्या? तो सर, इसी से संबंधित, सर, वक्फ एक रिफॉर्म है और वक्फ एक रिफॉर्म है
और उन्हीं के समाज के लोगों के उत्थान के लिए रिफॉर्म है। लेकिन फिर सर संबल हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, ये स्थितियों के पीछे कौन है सर? देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जी, कुछ पार्टियों को ये एक्स्टेब्लिश करना है कि वी आर द ट्रू प्रोटेक्टर ऑफ द माइनॉरिटीज। कुछ लोग जात का एजेंडा लेके चलते हैं। मैंने अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नेता नहीं देखा जो जाति के आधार पर काम करता है। उसने अपने जात का कभी भला नहीं किया। जब टाइम आता है तो बोलता मेरे लड़के को टिकट दो, मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे ड्राइवर को टिकट दो, और नहीं होगा तो मेरे चमचे को टिकट दो। कोई जात की बात नहीं करता हूं। अब धीरे धीरे ये जो है वक्त पर जो है वो सही में अल्पसंख्यक समाज के प्रगति और विकास के लिए हुआ निर्णय है। अब इतने जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुलेंगे। अब मैं महाराष्ट्र में एमएलए था, वहाँ मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला नागपुर में। तो मैंने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज अंजुमन इस्लाम करके एक मुस्लिम संस्था को दिया। तो मुझे उन्होंने पूछा, साहब आप तो बहुत है, आपने नहीं खोला, सब पॉलिटिशियन ने खोले इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने कहा मैंने आपको इसलिए दिया कि आपको जरूरत है। और उस संस्था से 8000 मुस्लिम लड़के और लड़कियां इंजीनियर बनी। नॉलेज इज ए पावर। नॉलेज इज और मैं अक्सर ये कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और इसलिए इसके लिए समाज में जगह का उपयोग होना चाहिए। अब किसी ने अतिक्रमित करके बैठा है तो ये सब समाज की प्रॉपर्टी है, और मुस्लिम समाज के विकास के लिए खर्चा हो, उनका सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, इस उद्देश्य से यह है। इसमें किसी अल्पसंख्यक समाज के विरोध में लेकिन नहीं सर है। दिक्कत क्या है, विपक्ष सिर पकड़ के बैठा है कि आप लोग हिंदू की राजनीति करते थे, हिंदुत्व की, हम करते थे अल्पसंख्यक की, अब वो भी राजनीति आप कर रहे हैं, अब उनका वोट भी आपको मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो यानी बीजेपी पे आरोप है कि अब हिंदुत्व के साथ साथ आप पासमानदा का भी वोट ले क्या जाएंगे। करेंगे तो ताली बजाएंगे। देखिए, राजनीति में वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। जी, मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि मैं प्रोफेशनल राजनीति के नहीं हूं। मैं 75 के इमरजेंसी में राजनीति में आया हूं। जी, तो मैं कहता हूं पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि पॉलिटिक्स, राजनीति यानी केवल सत्ता नीति नहीं है। राजकारण इसका मतलब सत्ता कारण नहीं है। राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एब्सोल्युटली। सेवा करे, गरीबों की सेवा करे, युवाओं को रोजगार दे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो हम इसको बदले। और इसका जिम्मेदार जनता है। जनता जिस दिन जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स को छोड़कर आज जिसके अच्छे कार्य के आधार पर मतदान करेगी, उस दिन लोग बदल जाएंगे। सर तो जनता को जागरूक करना ये लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा घुमा के समझना चाहती हूँ, आपने मीडिया का जिक्र किया, कैसा लगता है आपको जब मीडिया ये कहती है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में चीजें ठीक नहीं, यूपी का अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे, आपको लगता है मीडिया सच कह रही है या कुछ और बात है? मीडिया रोज अलग अलग प्रकार में, मेरे को कितने बार अध्यक्ष बना चुकी है जबकि मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। ये देखो, अगर सर मीडिया भ्रमित है तो आप बता दीजिए एक सच अच्छा क्या है? उदाहरण बताओ गया। जी 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 जो फिल्म अभिनेत्री होती है ना, जिसका पिक्चर चलता है, जी, तो रोज हमको ये पढ़ने में बड़ा आनंद आता है कि वो किससे शादी कर रही, किससे लव कर रही। तो ये ऐसी बात है। ये अखबार वालों के, देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल कोई है तो ऑनेस्टी, क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ये है। जो आज एक लिखते हैं और कल कुछ दूसरा हो जाता है, तो आप ये, इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है। तो विश्वासार्हता मीडिया की भी बननी चाहिए, और इसलिए जिम्मेदारी से कोई बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आखिर ये हर मीडिया का अधिकार है, अगर जो भी कुछ बोले और कहे तो उनका अधिकार है, पर विश्वसनीयता अगर टिकानी है, वो जो बोलते उससे उल्टा होगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी ना। बिल्कुल सर। पर क्योंकि सर पाठक साहब हमारे बीच हैं, उन्हीं के स्वागत में एक सवाल का जवाब आप बताइए सर, क्योंकि मीडिया को नहीं पता कि आखिरकार कब तक और कौन यूपी का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। सर कब तक और कौन होगा?
आपका सही प्रश्न है पर गलत व्यक्ति को है। अगली बार नड्डा जी को बुला लो, उनको पूछ लो, बताएंगे आपको। जी सर, एक सर हम बात, क्योंकि आपने एक्सीडेंट्स का भी जिक्र किया था, तो मैं ये समझना चाह रही थी कि कैसा लगता है जब ओवर स्पीडिंग में, नशे में लोगों को रौंद दिया जाता है, या फिर कैसा जब आप ये देखते हैं कि एक बच्चा निकल के कहता है 1 more round, 1 more round। ऐसी स्थिति में ये अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस हैं, लेकिन इसमें क्या ऐसा किया जा सके जो उस पर रोकथाम हो सर? देखिए, 4 बातें हैं, रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जी, इसमें हमने जितने सुधार करने उतने कर लिए। तीसरी बात है इन्फोर्समेंट, ये 4 ई है इसमें। इन्फोर्समेंट में हमने फाइन को बढ़ा दिया, सब कुछ किया, कैमरे लगा दिए। और चौथी बात है एजुकेशन एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। जी, जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा कि स्कूटर पे बैठ के मोबाइल पे बात करना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात करना, अगर रेड सिग्नल होगा तो क्रॉस करके घुस जाना, रोड के बीच में जैसे मैंने कहा कि छलांग मार के कूदना, जब तक अब दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना। धीरे धीरे अभी हमने ऐसे ट्रक में लाया है कि कोई सोएगा तो सायरन बजेगा। जी, हम बहुत से बातों का सुधार कर रहे हैं, पर जब तक कॉमन मैन का ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, और ये बदलने के लिए अभी हम जो बन गए वो तो अलग है, पर जो 7वीं से 11वीं तक और 5वीं से 7वीं तक रोड सेफ्टी के बारे में जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, बच्चे कल के नागरिक हैं, वंडरफुल। उनको इसका महत्व बताने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी अमिताभ बच्चन जी आए थे, 3 बार हमने कार्यक्रम किए। शंकर महादेवन ने बहुत सुंदर गीत किए, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सुंदर गीत किया है। अब 12 भाषा में वो स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे, तो अनेक कार्यक्रम कर रहे। हम ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अभी देश में कम से कम 1,500 से 2,000 खुल रहे, उसमें से 200-250 खुल गई। तो धीरे धीरे अभी हम लोग जो लाइसेंस मिलता है, हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जिसमें सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है। अभी हम एक रिटर्न टेस्ट भी करके मोबाइल फोन पर आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस के पहले एक परीक्षा देनी पड़ेगी, और वो पास होने के बाद फिर आपको प्रत्यक्ष ड्राइविंग करके फिर परीक्षा देकर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो सुधार तो कर रहे हैं, पर जब तक समाज के लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, तब तक ये संभव नहीं है। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप हाईवे के निरीक्षण के लिए गए हैं, वहां पर कोई ढाबा मिला आपको और आपको लगा मैं आज यहाँ बैठ के खाना खाता हूँ, क्योंकि आप शौकीन हैं अलग अलग क्यूजीन्स ट्राई करने में, खाने पीने का, तो कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ कि आपने ढाबे बैठ के बहुत बार जाता हूँ। कल ही मुंबई में था, तो मैं रात को क्या करता हूँ 10:30-11 बजे, और मेरा चॉइस है कि मुझे फुटपाथ पर का ही खाना अच्छा लगता है। जी, तो उसको बोलता हूँ बंद मत करना। लोग गए क्या, बोलता गए, फिर मैं जाता हूँ। तो मैं बहुत बार ढाबे पे जाता हूँ। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, जी, मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीता हूँ। जी, लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या करते हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है। वंडरफुल। और इसलिए मैं अपने हिसाब से कॉमन मैन करके जो मेरे पहले आदतें थी वैसे ही बिहेव करता हूँ। आजकल Z+ में होने के कारण मैं चाहते हुए भी ये पुलिस वाले मुझे नहीं छोड़ते। जी, उनको बोलता तुम भी चुपचाप खड़े रहो बाजू में, क्योंकि मैं अगर कोई भेल खाने के लिए गया और उसके पीछे 15 पुलिस वाले हमारे बाजू में खड़े हो गए, तो उसके बाकी गिराहक भाग जाते हैं। अगर मैं कोई होटल में गया तो ये किसी को आने की एंट्री बंद कर देते हैं। जी। तो मैं तो भाई दूसरा का धंधा क्यों खराब कर रहे हैं। पर ऐसा कई बार होता होगा सर, आप दिल्ली में भी रात को 10:30 बजे बाद जाते होंगे खाने? रोज जाता हूँ। रोज जाते हैं? मुझे एक ने पूछा, वैसे मैं अब कम खाता हूँ, जी, और आपको बताने में मुझे खुशी है कि मेरा एक समय वजन 135 किलो था, जी, अब मैं 89 kg हूँ, वंडरफुल। 46 किलो कम है। तो मैं क्या करता हूँ कि रोज मैं नए नए इसमें जाता हूँ। तो मुझे एक ने पूछा कि आप इतना काम करते हो, इतने ब्रिज रोड ये, और कुछ लोग मुझे इंजीनियर समझते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूँ और विद्वान भी नहीं हूँ। तो मुझे पूछते आप बहुत प्लानिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्या सोचते हो? और मैं सही बताता हूँ, अभी मैं जाऊंगा तो मेरे मन में एक ही विचार रहता है कि आज रात को कौन सा खाना खाना है और कौन से रेस्टोरेंट में जाना। और मेरे यहाँ 4 शेफ है, जी, तो मैं रात को 12 बजे भी आता हूँ तो लाइन में खड़े रहते हैं, साहब कल क्या? तो मैं फिर एक मेनू कार्ड जैसा होटल का है, मैं देखता हूँ, फिर सोचता हूँ तो ये बनाओ। बिल्कुल सर। तो हमारे यहाँ जो चीज कही, संतरे का सूप बनता है। आजकल बहुत से लोग मेरे यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में मैं बुधवार और गुरुवार मेरा क्वेश्चन आवर था। अब मुझे वो पार्लियामेंट के कैंटीन का पसंद नहीं है,
तो मैं अपने घर से वड़ा पाव ये वो लेके आता था। तो अभी इतने 150 MP आते थे, तो 15-20 MP ऐसे आए कि हमारा आज काम कुछ नहीं है, पर आज क्या है जी। तो नाश्ता करने आ गए। तो रोज कोई ना कोई 2 दिन सबको। सर ये बात तो हम भी देखते हैं पार्लियामेंट में, अगर आपका कमरा है वहां पर तो हम जरूर दोपहर में चक्कर काट लेते हैं और आपके घर आजकल आके- पत्रकार भी आने लगे जी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपने एक टारगेट रखा था 100 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनाने का। आपने शुरुआत जब की थी तब ये 34 किलोमीटर प्रतिदिन था, आपने 3 गुना कर दिया, लेकिन इस टारगेट तक पहुंचने में और कितना समय है सर? देखिए, टारगेट पहुंचने में सिस्टम जो है वो जिम्मेदार है। जी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लो एम इज क्राइम। जी, पैसे की कमी नहीं है सर। पर जो हर महीने में तनख्वाह कमाते हैं उनकी भी एक मानसिकता होती ना। मैं जुगाड़ू हूँ, हिम्मत वाला हूँ, जी मैं कहता हूँ करो, तो जो 1 महीने 1 तारीख को सैल लेता वो सोचता है बार बार, क्योंकि उसका स्वभाव और मेरे स्वभाव में अंतर होता है। अब मैं उसके पीछे लगता हूँ। तो अभी मैंने 10 लाख करोड़ के 2 लेन से 4 लेन के रोड 2 साल में करने का 25,000 किलोमीटर पार्लियामेंट में ऐलान किया है। वंडरफुल सर, बिल्कुल। और मैं उसका काम शुरू कर रहा हूँ। ये काम पूरा हो गया तो मैं 100 का टारगेट पूरा कर सकता हूँ। ये मेरी घोषणा नहीं है, ये मेरा उद्दिष्ट है, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल, अगर आपको कोई मैजिक वॉन्ड दे दी जाए, जादू की छड़ी दे दी जाए, तो देश की राजनीति में आप वो एक ऐसी चीज क्या बदल देंगे जिससे देश का, जो आपके नजरिए में हो, जो आप देश में बदलना चाहें? मैं ये कहूं कि 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री, तो आप शायद इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैंने कहा कि एक जादू की छड़ी हो तो क्या बदल देंगे? मेरे एक मित्र थे महाराष्ट्र के विधानमंडल में, रामदास फुटाने करके, जी बड़े व्यंग्य हास्य व्यंग्य कवि थे। जी उनकी एक अच्छी कविता थी कि ये देश प्रवचनों से सुधरा नहीं और तमाशों से बिगड़ा नहीं। वाह सर। ये अपने मोड़ पर चलते रहता है, जिसको जैसा वैसे चलता रहे, जी उससे मेरा वास्ता नहीं है। मैंने कैसे चलना चाहिए इससे मेरा वास्ता है। वंडरफुल सर। मैं अपने हिसाब से चलते रहूंगा, अपने कन्विक्शन से काम करते रहूंगा और जो कुछ हो सकता है वो करते रहूंगा। मुझे लगता है दैट इज टू बी द बेस्ट पॉलिसी। एब्सोल्युटली। और यही काम करते रहना चाहिए। दूसरों को मार्गदर्शन करना और उनके तरफ उंगली दिखाकर बात करना आसान है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के तरफ बात करूं। मैं अपने आप में जितनी बातों का सुधार कर सकता हूं, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। वंडरफुल सर। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। तो मेरा एजेंडा है कि मैं क्या कर सकता हूं मैं करूंगा, वो कोशिश करूंगा। और यही वजह है कि सर अक्सर कहते हैं कि आई जस्ट डोंट मेक प्रोमिसेस, आई डिलीवर रिजल्ट्स। बहुत बहुत तालियां सर, और Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत 24 के कॉन्क्लेव में सर शामिल होने के लिए। आपका बहुत एक बात आपको केवल बताने के लिए जी, भूल जी, गया, जी। जो आपके इंटरेस्ट की है। जी अभी हमने एक फ्लैश चार्जिंग बस की टेक्नोलॉजी लाई है। पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में हो रहा है और वो बस ऐसी 135 सीटर है और वो 40 मीटर चार्ज होती है। एक फ्लैश चार्जर नीचे आएगा जिसमें हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है। ओके। टाटा और एइको करके 1-2 कंपनी आई है इसमें। और पहला पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो, अगर इसमें जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है, उसमें बस होस्टेस होगी। ओके। बस एयर कंडीशन होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, सामने टीवी होगा और टिकट का रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और दिल्ली से जयपुर, ये नागपुर सक्सेसफुल होने के बाद शुरू करेंगे और जगदीश जी अपनी गाड़ी लेकर नहीं आएंगे तो अब लैपटॉप पढ़ते पढ़ते सो कर जयपुर से आएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हमने आज सारे इंटरेक्शन में आपको आने वाले वो ड्रीम कम ट्रू भारत के भविष्य को दिखाया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और इस इंटरेक्शन खत्म होने के साथ साथ एक बार फिर सर वो ड्रोन का काम सर गुड़गांव तक थोड़ा स्पीड अप कराइएगा सर। Thank you. थैंक यू सो मच सर।